नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? बिल्कुल होंगे बिंदास, मस्त और खुश। मैं हूं आपका दोस्त आरजे राघव, लेकर के हाजिर हूं रेडियो धूम का खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें हम मुलाकात करते हैं अपने ही अंचल के किसी खास मेहमान से। साथियों, आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं कपिल परमार। आप एक फोटोग्राफर हैं। आज हम आपसे जानेंगे फोटोग्राफी के विषय में, कैसी कैसी फोटोग्राफी होती हैं, कैसे आप फोटोग्राफ ले सकते हैं, और जानेंगे आपके बारे में भी बहुत कुछ। तो साथियों, करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट कपिल परमार जी का। कपिल परमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धूम के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद राघव। रेडियो धूम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कपिल परमार जी, आप फोटोग्राफी के क्षेत्र से बहुत समय से जुड़े हुए हैं और हमें जितनी जानकारी है कि आपके मम्मी पापा दोनों फोटोग्राफी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आप हमें और हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताएं, अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं। आप कब से रायगढ़ में हैं और कब से फोटोग्राफी कर रहे हैं? मेरा नाम कपिल परमार है और मैं बहुत ही लंबे समय से फ़ोटोग्राफी से जुड़ा हूँ। मैं जब नेगेटिव का ज़माना था तो उस समय हमारा स्टूडियो में हम लोगों को ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनाने के लिए हम लोगों को डार्क रूम में केमिकल बनाना पड़ता था। उस ज़माने से लेकर के आज डिजिटल युग तक मैंने हर प्रकार की फ़ोटोग्राफी को देखा है। तो फोटोग्राफी के लिए आपने कोई कोर्स किया है या फिर पापा के साथ रहते रहते सीखा है? पापा ही मेरे गुरु हैं और कहते हैं कि हर इंसान गलती करके ही सीखता है। हमने भी गलती करके, पापा ने हमें उस गलती को सुधारने का मौका दिया और उस गलती को सुधारते सुधारते आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और आपने कहा कि आप निगेटिव के ज़माने से हैं, हालांकि आप बहुत पॉजिटिव हैं। तो निगेटिव जो रहती थी, पहले फ़ोटो खींचते थे या फ़ोटो हम क्लिक करते थे तो उसमें 36 रील ऐसे कुछ रहता था, तो उसको कैसे पॉजिटिव करते थे? डार्क रूम की आपने बात की, तो क्या प्रक्रिया रहती थी उसकी? सबसे पहले तो लाइट में एक फ़ोटो खींचते हैं जी। एक पर्सन का, जिसको एक नॉर्मल वे में देखते हैं कि कोई बंदा पासपोर्ट फ़ोटो उसको खिंचवाने आना है, उसको किसी न किसी डॉक्यूमेंट के रूप में उसको देना पड़ता है। तो उस ज़माने में उतनी सुविधाएं नहीं थी, जो सुविधाएं थी उसी से ही हमको आगे का रिज़ल्ट प्राप्त होता था। तो सबसे पहले बंदा आता है, बोलता है हमको पासपोर्ट फ़ोटो खिंचवाना है। पासपोर्ट फ़ोटो के लिए बैठाए, क्लिक किए, उसके बाद उसको पॉजिटिव करने के लिए हमको डार्क रूम, एक छोटा सा रूम रहता है जहाँ पे 1% भी हमको लाइट नहीं चाहिए। अगर थोड़ी सी भी लाइट लगती है तो रील ख़राब हो जाती है। और जो भी केमिकल बनते थे, 3 प्रकार के केमिकल बनते थे जी। एक बनता था जिसको नॉर्मल केमिकल कहते थे, उसके बाद उसको लास्ट में हमको हाइपो में डालना पड़ता था। हाइपो क्या होता है? ये हाइपो ये होता है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का काम करता है। अच्छा। और कई बार आपने सुना होगा कि कई जन को चेहरे पे दाग धब्बे हो जाते हैं। तो उस हाइपो का जो हम लोग फ़ोटो जो बनाते थे, उस केमिकल का जो यूज़ होता था वो एक चर्म रोग का कुछ सफ़ेद दाग होता है, उस हाइपो से वो ठीक होता था। अच्छा। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और हमें भी आज पता चला। तो उस हाइपो की डिमांड उस समय बहुत ज़्यादा थी। जिनको जानकारी थी वो आकर के हमसे लेके जाते थे। और हम उस ज़माने में पापा का ये सोच था कि हम अपने तरफ से लोगों का कितना मदद कर सकते हैं, तो हम अपने यहाँ हाइपो को फ्री में देते थे। अरे वाह, क्या बात! कि जो हमारे लिए वेस्ट है वो किसी के लिए यूज़फुल है। बिल्कुल सही। तो उस वेस्ट का क्यों पैसा लेना? बिल्कुल सही बात कही आपने। और हमारे यहाँ एक सुविधा और थी कि जो विकलांग है और जो स्टूडेंट है, उनके लिए हमने नॉर्मल रेट से 10 रुपये कम रखे थे। अच्छा, मतलब एक प्रकार से उन्हें छूट देते थे आप? हाँ। तो ये एक फोटोग्राफी का और एक व्यक्तित्व का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसी से व्यक्ति महान बनता है। क्या बात कही आपने। और कपिल परमार जी, हमने आपसे पूछा था क्वालिफिकेशन के बारे में, तो क्या क्वालिफिकेशन है आपका? मैं ग्रेजुएशन है मेरा, मैंने BCA किया है कंप्यूटर कोर्स में।
अच्छा, मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें ग्रेजुएशन भी आपका हो गया और कंप्यूटर का नॉलेज भी मिल गया। जी। कपिल परमार जी, प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में हम आगे और भी जानेंगे आपसे फोटोग्राफी के विषय में। साथियों, प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और यदि आपने अभी रेडियो धूम ट्यून किया है तो हम आपको बता दें, अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे और आज हमारे मेहमान हैं कपिल परमार जी। आज हम आपसे जान रहे हैं फोटोग्राफी के विषय में। कपिल परमार जी, आपने पहले बताया कि कैसे डेवलप किया जाता है फोटोग्राफ को, निगेटिव से पॉजिटिव में कैसे आप बनाते हैं उसको, और आपने कहा कि उस ज़माने से लेकर अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है ज़माना। तो ब्लैक एंड वाइट में पहले कलर में आए, उसमें भी निगेटिव था और फिर अभी डिजिटल युग आ गया है। तो कौन सा ज़्यादा बेहतर है? फोटोग्राफी के क्षेत्र में जो अच्छी जानकारी रखते हैं वो अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतर ज़माना था जब नेगेटिव का ज़माना था। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि आज जो कैमरे आते हैं वो मिररलेस से लेकर के डीएसएलआर से लेकर के कार्ड यूज़ होते हैं। जो हम रील यूज़ करते थे वो आज कार्ड यूज़ करते हैं। दोनों में अंतर इतना है कि जो 24 मेगापिक्सल की एक नेगेटिव होती है, उस नेगेटिव को आप जितना भी बड़ा एनलार्ज करेंगे ना, वो फोटो आपका कभी नहीं फटेगा। अच्छा। लेकिन वही आप आज के किसी भी कैमरे से आप फोटो ले लीजिए, आप उसको एनलार्ज करेंगे तो आपका फोटो कहीं ना कहीं ग्लेंस आएगा ही आएगा। अच्छा। तो नेगेटिव वाला जो ज़माना था, जो फोटोग्राफ्स थे वो बहुत ही मतलब क्वालिटी वाइज बहुत ही बेहतर थे और उसमें गलती करने की संभावनाएं नहीं थी, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। अभी क्योंकि डिजिटल युग में एक गलती हो गई है, अच्छी पसंद नहीं आई फोटो तो हम दूसरी क्लिक कर लेते हैं। पहले बहुत कम लोग फोटोग्राफी कर पाते थे क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा था। आज के डेट में रिस्क उतना नहीं है क्योंकि आदमी उसको फोटो को देख करके उसको दोबारा क्लिक कर लेता है। लेकिन उस ज़माने में हमारे पास वो सुविधा नहीं थी कि हम देख करके दोबारा क्लिक कर सकें क्योंकि हमको दिखता ही नहीं था। हाँ बिल्कुल, एक बार क्लिक किए और काम हो गया। अगर हमने जो एपर्चर से लेकर के जो भी हमने कैमरे के सेटिंग जो सेट कर दी, वो हमारा एक्सपीरियंस होता था। वो एक्सपीरियंस पॉजिटिव होने पर दिखता था। आजकल तो तुरंत दिख जाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और कपिल जी, हम देखते हैं कि लोग बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं कि भले मैं रायगढ़ में हूँ और कहीं ताजमहल के सामने दिख जाऊंगा या किसी भी जगह पर मैं अपने आप को प्लेस कर सकता हूँ। पहले क्या ये पॉसिबल था? पहले भी पॉसिबल था, लेकिन वो उस समय में पॉसिबल नहीं था। ये 90s के बाद जब कंप्यूटर आए, हाँ, जब तक नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होते, पॉजिटिव को स्कैन करके जब तक इस सिस्टम में नहीं डालते, तब तक वो चीज़ संभव नहीं था। अच्छा। उससे पहले तो बिल्कुल भी संभव नहीं था, उसके बाद संभव हो सका है। और मुझे याद है कि हम पहले जब फ़ोटो खिंचाने या फ़ोटो के लिए जाते थे तो बैकग्राउंड में बहुत बड़ी सीनरी लगी होती थी और हम मान लेते थे कि वहाँ है, झरना गिर रहा है, ऐसे। तो यही सुविधाएं होती थी उस समय। पहले यही सुविधा थी कि आप बैकग्राउंड चेंज नहीं कर सकते करके हम उस बैकग्राउंड को डेवलप करते थे, उसको क्रिएट करते थे कि हमने सीनरी बना दी, वहाँ फ़ोटो खड़े करके खींच लिए। हमारे स्टूडियो में ताजमहल का दीवार में हमने पूरा बनवा करके उसको पेस्ट करवाया था। अच्छा। कि आप ताजमहल के सामने खड़े हैं करके ऐसा फील हो। कपिल परमार जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि फोटोग्राफी के कितने प्रकार होते हैं? जैसे कि वेडिंग फोटोग्राफी होती है और हम पासपोर्ट साइज तो जानते हैं, आउटडोर फोटोग्राफी होती है और एक हमने सुना था पोर्टफोलियो। ये क्या होता है, इसके बारे में आप हमें बताएं। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि जो आप स्टूडियो में नहीं खिंचा करके आउटडोर जो फोटोग्राफी होती है। अच्छा। और जो बायोडाटा के लिए, जैसे किसी लड़का या लड़की का फ़ोटो खींच करके किसी डिटेल के साथ में किसी को दिखाने के लिए जो फ़ोटो यूज़ होता है, एक्चुअल उसी को ही पोर्ट्रेट फोटोग्राफी बोलते हैं। अच्छा, पोर्टफोलियो भी उसी को ही बोलते हैं। हाँ। तो बाहर जाके खिंचवाना पड़ता है फ़ोटो। जी। तो इसके अलग अलग एंगल हो सकते हैं कि इसमें क्रिएटिविटी बहुत चाहिए रहती है। और क्योंकि अधिकतर देखते हैं कि लोग एक पोज में यदि खिंचाते हैं फ़ोटो तो बोलते हैं कि तो पुराना हो गया। तो
आपके मन में कैसे ख्याल आता है कि इसको ऐसे नया किया जाए, ऐसे नया किया जाए? क्योंकि हम सोशल मीडिया में भी आपको देखते हैं, अलग अलग प्रकार से आप जो फोटोग्राफ उसमें शेयर करते हैं, देखने में लगता है कि हाँ थोड़ा सा अलग है ये बाकियों से। क्योंकि फोटोग्राफी इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इतना स्कोप है इसमें कि इतने प्रकार की फोटोग्राफी होती है कि हम मतलब जितना सीखे उतना कम है। और आने वाले समय में और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको भी नहीं मालूम। इतना सीखने के बाद भी हमको नहीं मालूम कि कभी कभी हमको भी सीखना पड़ता है कि ये ऐसा भी होता है। तो फोटोग्राफी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको बहुत कुछ और हर दिन बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और सीखना तो जीवन पर्यंत है, हमेशा सीखते रहना चाहिए। और हम और भी जानेंगे आपसे। और हम आपको बता दें, अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कपिल परमार जी। आप एक फोटोग्राफर हैं। आज हम जान रहे हैं आपसे फोटोग्राफी के विषय में। कपिल परमार जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस गाने के बाद। और हमें जानकारी मिली है कि आपकी मम्मी भी फोटोग्राफी करती थी, तो और ये भी जानकारी मिली है कि वो शायद पहली लेडी थी रायगढ़ की। हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में, क्योंकि मैं जब 5वीं क्लास में था तब मम्मी इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो रीज़न क्या था उसके ऊपर नहीं जाते। जो उपलब्धि है कि मम्मी रायगढ़ की फर्स्ट लेडी फोटोग्राफर है, और अभी तक तो मैंने नहीं सुना है किसी का। फर्स्ट लेडी फोटोग्राफर। और लाइनस क्लब आपने सुना होगा। बिल्कुल, लेडीज लाइनस क्लब भी होता था, शायद अभी भी है। तो वो वहाँ लेडीज लाइनस क्लब में फोटोग्राफी करने जाती थी। और ये बात तो मुझे भी बहुत समय बाद पता चली थी, क्योंकि मैं तो बाहर चला गया था हॉस्टल में पढ़ने के लिए। मैं हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ा हूँ। अच्छा। वहाँ मैं जब 2 साल था तो मम्मी एक्सपायर हो गई करके फिर मैं वापस रायगढ़ आया। उसके बाद मैंने 6वीं से 12वीं तक मैंने पढ़ाई की है। और एक दुखद समय था, तो बहुत अपने आप को संभालना होता है। और कहते हैं कि मम्मी ही पहली गुरु होती हैं। मम्मी से या माता जी से ज़्यादा लगाव होता है किसी भी बच्चे का, और उनसे आप ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाए, बस उनकी यादें रह गई। और हमें ये भी जानकारी मिली है कि खुद स्कूटर चला करके एक समय था कि जब महिलाएं बहुत कम स्कूटर चलाती थीं या कोई भी वाहन चलाती थीं। जब हमारा रायगढ़ में 2 स्टूडियो था, और मम्मी उस समय हमारे यहाँ अपने हाथों से ड्रेस डिजाइन करके, जो पहाड़ी वाला जो ड्रेस रहता है उसको खुद डिजाइन किए हैं। बहुत सारा गहना अलग अलग जगह से ले करके आते थे, और ऐसे करके एक पूरा सेटअप बनाया हुआ था हमारे यहाँ। और कई बड़े बड़े उद्योगपति जो खरसिया में रहते हैं, वहाँ की लेडीज लोग यहाँ रायगढ़ में खाली फोटो खिंचवाने के लिए हमारे स्टूडियो आते थे। वाह। और उस समय एक कस्टमर का ये कहना था कि आप इतना चार्ज क्यों करते हैं? तो मम्मी ने कहा कि आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हम खरसिया से आए हैं। तो बोले कि आप अगर खरसिया में भी स्टूडियो है, आप खरसिया से यहाँ आए हैं तो कुछ तो आप देख करके आए होंगे, इसीलिए वहाँ से कुछ रेट ज़्यादा लिए हैं। और कहते हैं कि क्वालिटी हमेशा रहनी चाहिए किसी भी चीज़ में हम बात करें तो। जहाँ क्वालिटी रहेगा वहाँ थोड़ा सा पैसा ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपको सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी। बिल्कुल सही बात कही आपने। और तो एक प्रश्न आया हमारे मन में कि आप शादीशुदा हैं, तो कब शादी हुई आपकी, और कैसा व्यवहार है? फोटोग्राफी क्या वो भी करती हैं? नहीं, वो हाउसवाइफ है। अच्छा। और मेरे शादी को लगभग 7 साल हो गए। अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज? अरेंज मैरिज। क्या बात। अधिकतर हम सुनते हैं कि जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं वो लव मैरिज कर लेते हैं क्या? और आप साथियों, आप कपिल परमार जी को तो अभी नहीं देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। बहुत ही हष्ट पुष्ट हैं, स्मार्ट हैं। इसकी क्या वजह है, क्या राज है इसका? मुझे शुरू से अपने आप को मेंटेन रखना बहुत पसंद था। अच्छा। मैं
चाहे रात को मेरे को लेट नाइट घर आना पड़े या कुछ भी हो, मेरा एक रूटीन है कि मेरे को सवेरे 6 से 7 बजे मेरे को मॉर्निंग में मतलब क्रिकेट खेलने जाना है, मतलब जाना है। अच्छा, आप क्रिकेट भी खेलते हैं? और एक चीज़ आपको और बता दूं कि अभी अभी हमारा समाज की तरफ से जो हम गए थे, मैं उस टीम का कैप्टन भी हूँ। वाह, क्या बात, बधाई बहुत बहुत। हमारे गुजराती समाज का कैप्टन भी हूँ और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और एक रूटीन होने से आप अपने आप स्वस्थ रहते हैं। इस कोरोना की महामारी में भी हमारे घर में किसी को भी एक बार भी कोरोना नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया बात है ये, और आप बच गए। और एक ये इम्यूनिटी पावर जो रहती है, जिसकी वजह से बहुत कम बीमारियां होती हैं जो हमें प्रभावित कर पाती हैं। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें हर चीज़ एक्टिव रहती है, चाहे मस्तिष्क की बात करें क्योंकि हम सोचते हैं, और आप कैप्टन भी है तो ग्रुप में कैसे काम करना है, लीडर कैसे बनना है, कैप्टन एज ए कैप्टन लीडर ही होते हैं वो। और फिटनेस भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आपको भागना पड़ता है, हर गेंद को देखना पड़ता है, हर शॉट को देखना पड़ता है। और यदि आप बैटिंग करते हैं तो बहुत तेज गेंद आती है। तो आप बॉलर हैं या फिर बैट्समैन हैं? मैं ऑलराउंडर हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया है। और ऑलराउंडर होना अपने आप में एक बड़ी प्रतिभा रहती है कि बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। तो खेल में आपको क्रिकेट ज़्यादा पसंद है, इसकी कोई ख़ास वजह? बस ऐसे ही कि एक रूटीन बना रहे करके एक क्रिकेट एक से एक जुड़ाव हो गया, तो वो जुड़ाव चलता गया और आज कैप्टन बने हैं। तो कुछ इतने सालों का मेहनत भी लोगों को दिखा होगा, तब आज कैप्टन बने हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने कि ये आप जब मेहनत करते हैं तो कोई भी प्लेयर हो, शुरुआत में प्लेयर रहता है, बाद में कैप्टन बनता है, तो ये भी एक प्रकार की उपलब्धि होती है। और क्रिकेट के अलावा भी आप कोई गेम खेलते हैं क्या? क्रिकेट के अलावा मैं चेस खेल लेता हूँ। अरे वाह, ये तो दिमाग का काम है बहुत ज़्यादा। फोटोग्राफी एक ऐसा विषय है, मतलब एक ऐसा जरिया है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फोटोग्राफी में आप मैनेजमेंट सीख सकते हैं। फोटोग्राफी में आप कैसे प्रिपरेशन कैसे करना है, आगे का प्री प्लानिंग से लेकर के हर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वही चीज़ है जो हमारे जीवन में भी काम आती है। तो फोटोग्राफी और ये जीवन का बहुत कुछ, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके इंसान अपने आप में व्यस्त भी रहता है और सारी चीज़ें अपने आप होते चले जाती हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। फोटोग्राफी की हम फिर से बात करते हैं। और आपने बताया था निगेटिव के समय 24 मेगापिक्सल की बात करते हैं, और मैं प्रश्न सीधे सीधे ये करता हूँ आपसे और ये जानना चाहता हूँ, अधिकतर हम मोबाइल में जब भी फ़ोटो लेते हैं तो इसमें कहते हैं 100 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, 150, 200 मेगापिक्सल भी होते हैं। और इसके 200 मेगापिक्सल और जो आपके कैमरे रहते हैं उसके 15, 20, 50 मेगापिक्सल इतने में पर्याप्त हो जाते हैं। तो क्या अंतर होता है इस मेगापिक्सल में? सारा खेल लेंस का होता है। दूसरा आता है कि कैमरे का बॉडी। जी, आप जितना अच्छा क्वालिटी का बॉडी लेंगे उसका रेट भी वैसा होगा। और जितना आप मोबाइल का कैमरा देखिए और कैमरे का लेंस देखिए, दोनों में कितना अंतर है। बिल्कुल, ये उस साइज के हिसाब से ये तो आपका 5% भी नहीं है। बिल्कुल सही बात, कैमरे के हिसाब से तो वही फ़र्क रहता है। इसका मेगापिक्सल और कैमरे के मेगापिक्सल में यही फ़र्क है कि क्वालिटी का फ़र्क रहता है, जिसमें जितना बड़ा लेंस रहेगा उसमें ग्लेंस कम आएगा। अच्छा, और इसमें कैमरा ही इतना छोटा है कि उसमें ग्लेंस आएगा ही आएगा। आप जितना छोटा करेंगे उतना क्लियर दिखेगा, आप जितना उसको फैलाते जाएंगे उतना ग्लेंस आते जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। और कपिल परमार जी, आपका एक बार फिर स्वागत है प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। और परेशानियों की हम बात कर रहे हैं कि आपके जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियां आई, परेशानियां आई, जैसे मम्मी जी का जाना, फिर आपने खुद अपने आप को संभाला और आप खुद परिश्रम करते गए और आज एक बढ़िया मुकाम पर पहुंचे हैं। तो दो प्रकार से लोग सफल होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें विरासत में सब कुछ मिलता है, उसे आगे बढ़ाना रहता है। एक वो होते हैं जो शुरुआत से शुरू करते हैं
और आपके साथ दोनों मिला जुला है कि विरासत में तो आपको फोटोग्राफी मिली, मगर संघर्ष आपको खुद करना पड़ा। तो आप अपने आप को कैसे संभाले, क्या क्या चुनौतियां आई, और जो रेडियो धूम सुन रहे श्रोता हैं और उन्हें लगता है कि परेशानी आती है, तो कैसे आप निकले उन परेशानियों से, ताकि जो सुन रहे हैं रेडियो धूम के श्रोता वो भी यदि थोड़ा बहुत परेशान है तो उन्हें थोड़ा सा हौसला मिलेगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। और मेरे जीवन का एक ही मानना है कि परेशानियां जब तक नहीं आएंगी तब तक आप निखर के सामने अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। वाह। और मेरे लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये था कि जब मैं मेरे मम्मी के जाने के बाद पापा जी से मैंने फ़ोटोग्राफ़ी सीखी। उसके बाद उन्होंने जो मुझसे जो गलतियां हुई उनको सुधारने के लिए बोला, और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि जो गलती मुझसे एक बार हुई उसको मैं दोहराऊं नहीं। वाह, क्या बात कही आपने। अगर इंसान अपनी गलती को दोहराता है तो वो कभी सीख नहीं पाता है। आप अगर अपनी गलती को सुधार करके उसको आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आपके लाइफ में अपने आप चेंजेस आएंगी। चुनौतियाँ तो हर इंसान के जीवन में आती ही हैं। उन चुनौतियों को आप किस प्रकार से या तो आप हंस के कर लीजिए या तो उसको टाल दीजिए। तो मैंने हमेशा सीखा है कि उसको टालने के अलावा उसको मैंने फेस करके उसको आगे बढ़ने के लिए कोशिश की है। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि समस्याएं तो आती ही हैं, यदि आप उनसे बचने की कोशिश करेंगे तो वो समस्या खत्म नहीं होंगी। आप उनका सामना करें, डट के सामना करें और उनको भी चुनौती दें। चुनौती को चुनौती देना, ये हम आपसे जान सकते हैं। जी बिल्कुल। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने जो लाइफ में सीखा है अपने बड़ों से या मेरे पिताजी से, उन्होंने मुझे बहुत कुछ लाइफ में सिखाया। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने वीसीआर जो वीडियो कैमरा आते थे उसमें बड़े साइज के कैसेट लगते थे जी। उसको वीसीआर बोलते थे। मैंने वो भी चलाया है। अरे वाह। और मैंने फर्स्ट टाइम मैंने मैरिज का वीडियो लिया था पापा जी के साथ जा करके पत्थल गांव में। और मेरे को तो उस समय वीडियो कैमरा चलाना भी नहीं आता था। तो पापा जी थे करके मेरे को हौसला था और उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसा ऐसा बटन होता है, इसको ऐसे ऐसे करते हैं। बस एक ही बार उन्होंने बताया था। उसके बाद मैंने आज तक किसी से नहीं पूछा कि ये बटन कैसे काम करते हैं। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने से ही बहुत कुछ सीखा है। मतलब आप खुद से सीखते गए। और एक बात और आपने कही थी, बहुत बढ़िया बात है ये, कि गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। साथियों, ये राय बिल्कुल सही है। गलतियां इंसान से होती हैं और इंसान गलतियों का पुतला है, मगर जो इंसान गलती को दोहराता है वो कभी सीख नहीं पाता है। तो गलतियां होती हैं, उनसे सीखें और कोशिश करनी चाहिए हमें कि उस गलती को दोहराया ना जाए या फिर सेम गलती हमसे दोबारा ना हो पाए। और जैसा आपने कहा कि केवल एक बार आपके पिताजी ने आपको बताया कि इसको ऐसे करते हैं। वेडिंग फोटोग्राफी की आपने बात की, तो अब आते हैं वेडिंग फोटोग्राफी में। अधिकतर देखते हैं कि अलग अलग पोज में लेते हैं। शुरुआत में उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था वेडिंग फोटोग्राफी का। उस समय आ जाती थी लगभग 36 से 72 पेज ये कोई ले पाते थे उसमें। और अभी देखते हैं एक करिश्मा एल्बम आया है। तो एल्बम में टाइप होते हैं, इसके प्रकार होते हैं, एक मैट फिनिश होता है, ग्लॉसी, ऐसा हमने सुना है। तो इसके बारे में आप हमें और हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। जी बिल्कुल। पहले जो वेडिंग फोटोग्राफी होती थी उस समय हम लोग 4 से 5 रील ले करके साथ में चलते थे, जिसमें एक रील में मैक्सिमम 36 फोटो आती थी जी। अगर आपको कैमरे का अच्छा नॉलेज है तो हम लोग एक रील में कम से कम 39 से 40 फोटो तक लाते थे। वो कैसे करते थे फिर आप? जो कैमरे में रील लगाने का जो सेटिंग रहता है, शुरू के जो रील लगाने का जो प्रोसेस है, वो आपको अगर सही नॉलेज हो तो आप उस रील में, वो रील आता था 42 फोटो का। अच्छा। जो बहुत कम लोगों को मालूम है। 41 से 42 फोटो का रील बनता था, जिसमें मैक्सिमम लोग 4 से 5 फोटो तो लाइट लगा देते थे
क्योंकि कैमरे का रील का जो साइज रहता, जो बाहर निकला रहता था, वो मुश्किल से 4 या 5 इंच ही बाहर रहता था। उसके बाद पूरा आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं था उस समय कि इसको रील को लगाना कैसे है कि उसमें हम 36 से ज़्यादा फ़ोटो ले सकें। तो हमको ये टेक्निक मालूम था कि हम एक बार सेट कर दिए, उसके बाद फिर रील को आगे बढ़ाए। तो उसके बाद भी हम एक वेस्ट करते थे तो भी हमारा 38 से 39 फ़ोटो, कभी कभी 40 फ़ोटो तक आराम से आ जाता था। बहुत बढ़िया बात आपने बताई, और इसकी जानकारी मुझे तो पर्सनली नहीं थी, और हम यही जानते थे कि 36 फोटो हम ले सकते हैं उसमें। तो बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी। कंपनी का कहना रहता है कि आप मैक्सिमम जो नॉर्मल इंसान के हिसाब से कंपनी डिसाइड करती है कि आपका 36 फोटो आएगा। लेकिन आप अगर उस चीज़ को अच्छे से यूज़ करेंगे तो उसमें आप और बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। और अलग अलग प्रकार के कैमरेज होते थे, तो मेगापिक्सल कैमरे के रहती थी कि रील के मेगापिक्सल उसमें रहता था? उस जमाने में जो होता था वो रील का रहता था। अच्छा। और इस जमाने में जो रहता है वो कैमरे का रहता है। जो टेक्नोलॉजी पहले थी और अभी है वो पूरी विपरीत हो चुकी है। पहले नेगेटिव वाला ज़माना था, फिर एसएलआर का ज़माना आया, उसके बाद डीएसएलआर का ज़माना आया। डीएसएलआर और एसएलआर, नेगेटिव के बाद जो एसएलआर कैमरे आते थे उसमें चिप यूज़ होती है, एक कार्ड यूज़ होता है जिसमें आप अनगिनत कितने भी फ़ोटो खींच सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जो 32 GB का कार्ड आता है उसमें आप जितना फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, लगभग 1000 फ़ोटो तक आ जाते हैं 32 GB के कार्ड में। और 64 GB लेंगे तो 2000-3000 फ़ोटो तक आ जाती है। तो जितना ज़्यादा मेमोरी लेते जाएंगे उतना फ़ोटो का क्वांटिटी बढ़ते जाएगा। तो उस समय और इस समय यही अंतर है कि फ़ोटो पहले बहुत लिमिटेड ली जाती थी और अभी अनगिनत फ़ोटो लेते हैं। उसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि जो सीख रहे हैं उनके लिए फ़ायदा है, जो सीख चुके हैं और यही काम कर रहे हैं तो फिर उनके सीखने का क्या फ़ायदा। बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये सच में ये बात साथियों हमें ध्यान देनी चाहिए कि यदि आप सीख चुके हैं तो एक फ़ोटो यदि बहुत अच्छी आ गई है तो क्या ज़रूरत है उसी पोज में बार बार लेने की, कुछ नया ट्राई करें। बहुत बढ़िया बात कही आपने। वेडिंग फोटोग्राफी एक ऐसा जरिया है जिसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हर वेडिंग में कुछ अलग सीखने को ही मिलता है। हम स्टार्टिंग से लेकर के जब तक आपकी शादी ख़त्म नहीं हो जाती, जहां आपके फेरे होने के बाद गृह प्रवेश तक हम आपके साथ रहते हैं, उस समय का जो मोमेंट रहता है उसको कैप्चर करने का जो एक अलग ही अपना एक अलग मज़ा है। और जब तक आप अपने काम को इंटरेस्ट के साथ अगर नहीं करेंगे तब तक आपको अपने काम में मज़ा नहीं आएगा। मैंने कई फोटोग्राफर लोगों को, कई फ्रीलांसर लोगों को कहते हुए सुना है कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। मैं हमेशा उनको समझाता हूँ कि भाई हर वेडिंग आपकी दूसरे वेडिंग से अलग होती है। बिल्कुल। और आपको उनके हिसाब से काम करना है, ना कि आपको अपने हिसाब से काम करना है। जी। आप अगर दूसरे के हिसाब से काम करेंगे तो उनको भी लगेगा कि ये कोऑपरेटिव है, ये फोटोग्राफर कोऑपरेटिव है। और कई जन को, मैंने कई बड़े फोटोग्राफर लोग को देखा है कि वो अपने शर्तों पे काम करते हैं। अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको जिसने हायर किया आप उसके अनुसार अगर नहीं चलेंगे तो फिर उसके हायर करने का मतलब क्या हुआ। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि जिसने हायर किया उसके हिसाब से चलें, अपना अनुभव भी शेयर करें। और हर वेडिंग की फ़ोटोग्राफी पिछली वेडिंग की फ़ोटोग्राफी से अलग होती है। ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। सबके कल्चर अलग होते हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं, अलग अलग कल्चर में आप गए हैं फ़ोटो खींचने, अलग अलग समाज में जाते हैं, इस पर हम और भी नज़र डालेंगे, आपसे जानेंगे। तो अब हम आते हैं समाज पर। आप गुजराती समाज से आते हैं और फोटोग्राफी के चलते आप कई जगह गए हैं, अलग अलग समाज देखते हैं, अलग अलग कल्चर देखते हैं, तो ये भिन्नताएं आप देखते हैं, तो ये अनुभव कैसा है आपका? बहुत ही बढ़िया सवाल है। और हम भारतीय हैं जी। भारतीय होने का अपने आप पे एक गर्व होना चाहिए। बिल्कुल। और
मुझे तो है, आपको भी है, और जो सुन रहे हैं उनको भी होगा। बिल्कुल। क्योंकि भारतीय अलग अलग कल्चर को मिलाकर के जो समाज बनता है उसको भारतीय बोलते हैं। बिल्कुल, अनेकता में एकता है अनेकता भारत में में। एकता का जो परिचय होता है, जो वही भारतीय कहलाते हैं। ये जहाँ हम वेडिंग फोटोग्राफी करने अलग अलग कल्चर में जाते हैं, उनका कल्चर देखते हैं, और इतना अच्छा लगता है फोटोग्राफी करने में कि हर समय हमको कुछ, जब तक हम कुछ नया नहीं सीखेंगे तो हमारा इंटरेस्ट भी कम होते जाएगा। तो हम अलग अलग कल्चर में जाते हैं फोटोग्राफी करने, तो हमको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है, कुछ नया देखने मिलता है। हम हर समय नए नए लोगों से मिलते हैं, तो हमको कभी अपने काम में कभी बोरियत महसूस नहीं होती। बिल्कुल ये सही बात बहुत कही आपने। बहुत लोगों को एक जैसा काम करके आदमी बोर हो जाता है, तो कहीं इधर जाता है, कहीं उधर जाता है, घूमने जाता है, कहीं अपना मन बहलाने के लिए वो काम करता है। तो हमको मन बहलाने का मतलब काम ही नहीं आता, हमारा मन ऐसे ही बहल जाता है। हम दूसरों को खुश देखते हैं, हमारा मन बहल जाता है। क्या बात कही आपने। और मुस्कुराइए, जब भी आप बोलते हैं फोटो लेते हैं किसी की, तो स्माइल प्लीज। और अभी तो चीज बोलने लगे हैं लोग, तो इसका भी बहुत असर पड़ता है। और अधिकतर आप जाते हैं शादी में, रात भर जागना पड़ता है, अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिसमें आप फोटोग्राफ लेते हैं। तो कभी कोई ऐसा अनुभव रहा जो बाकियों से हट के रहा? हमारे साथ तो हमेशा कुछ ना कुछ नया ही होता है। और एक बार की बात है कि हम रात को वेडिंग जब फेरे होते हैं जी। उस समय जब फेरे हो रहे थे, तो मैं फोटोग्राफी में इतना मगन था, मेरे को कुछ होश ही नहीं था। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा काम हो जाए बस, मेरे को कोई मतलब नहीं है। उस समय भी मुझे एक चीज़ सीखने मिला था कि मैं फोटोग्राफी करते करते मंडप के, मतलब हवन कुंड के इतना पास चले गया था, पंडित जी के बगल में, और मैंने पंडित जी को ये बोला था कि आप 2 मिनट चुप रहिए, मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ। तो वहाँ पे पंडित जी को बहुत ख़राब लगा था, और बाद में जब मैं सोचता हूँ उस बारे में तो मेरे को भी ख़राब लगा, लेकिन मेरे को हंसी भी बहुत आई कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया। पंडित जी यहाँ वहाँ सप्तवचन पढ़ रहे हैं और मैं उनको बोल रहा हूँ कि चुप रहिए, मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ। तो मतलब एक इंसिडेंट हो गया। मैं जानबूझ करके नहीं बोला था, मगर आप मग्न हो गए थे उसमें। हाँ, कि हाँ, मैं पहले इसमें ध्यान दे दूं, हाँ, ताकि फोटोग्राफ अच्छे से आ सके। बहुत बढ़िया बात कही, हो जाता है। और ये बढ़िया अनुभव है आपका एक प्रकार से। ये अनुभव उस समय का है जब मैं स्टार्टिंग में वेडिंग फोटोग्राफी करना चालू किया था। अच्छा अच्छा। ये इंसिडेंट के बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ पे इनका भी इम्पोर्टेंट होना जरूरी है, उसके बाद मेरा इम्पोर्टेंट है। पंडित जी का ही पूरा इम्पोर्टेंट होता है। यदि पंडित जी मंत्र ना पढ़ें, वो ना हो, तो फिर शादी शायद ही हो पाए। और कपिल परमार जी, आप बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी दे रहे हैं। रेडियो धूम बहुत सारे नवयुवक सुन रहे होंगे, यदि वो करियर बनाना चाहते हैं फोटोग्राफी में, तो उन्हें कौन कौन सी बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जो भी नए फोटोग्राफर आज के डेट में आ रहे हैं, वो सबसे पहले तो अपना व्यक्तित्व लोगों के सामने रखें कि आप कैसे हैं, क्योंकि आप कैसा काम करते हैं आपको वो देख करके बहुत कम लोग काम देंगे। आपका व्यक्तित्व कैसा है वो देख करके सबसे पहले काम दिया जाता है। अच्छा। कि क्योंकि जो भी फोटोग्राफर है वो आप किसी भी क्लाइंट के परिवार में शामिल हो रहे हैं, तो जब तक आपका स्वभाव अच्छा नहीं होगा तो आप उनसे घुल मिल नहीं पाएंगे। और उनको भरोसा होना चाहिए कि ये फोटोग्राफर मेरे घर में अगर काम कर रहा है तो मेरे को चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ भी काम करने गया हूँ मेरे को कभी भी ये फील नहीं हुआ है कि किसी ने भी ये कहा हो कि आप यहाँ नहीं आ सकते। मैं यहाँ तक के फोटोग्राफी करते करते उनके पूजा रूम तक गया हूँ, उनके बेडरूम तक गया हूँ, लेकिन कभी किसी ने मना नहीं किया। एक फोटोग्राफर ही है पूरे वेडिंग में जो परिवार के मंदिर से लेकर के किचन तक, बेडरूम तक जाता है, लेकिन आपकी स्वभाव वहाँ पे अगर अच्छी है
तो आपको दोबारा बुलाया जाएगा। बिल्कुल सही बात कही आपने कि आपका स्वभाव बढ़िया होना चाहिए, थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर होना चाहिए और लोगों को देख के बिल्कुल भी एहसास ना हो कि हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी का दिवालय अलग होता है। पूजा स्थल पर बहुत कम लोग होते हैं जो किसी भी बाहरी को अनुमति देते हैं। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और यदि इसमें कुछ करियर बनाना चाहें, प्रोफेशनलिज्म, ये तो बात हो गई उनके स्वभाव की। यदि प्रोफेशनली तौर से यदि इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो कोई कोर्स होता है स्पेसिफिक क्या जिसे कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, आज के डेट में हर चीज़ का एक कोर्स होता है। आप फोटोग्राफी से लेकर के वीडियो एडिटिंग से लेकर के हर चीज़ का अगर आपको प्रोफेशनली अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो आप उसके थ्रू भी काम कर सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट के थ्रू जो फोटोग्राफी होती है उसमें आपको बड़े बड़े इंडस्ट्री में काम मिलता है। अच्छा। जैसे मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, मीडिया में जो न्यूज़ जो आते हैं उसमें सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है कि आपने कहाँ से सीखा, क्या है, आपका अनुभव देखा जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आप जिसमें करियर बना सकते हैं। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। और साथियों, यदि आप भी फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो कोई सर्टिफिकेट कोर्स करें, वहाँ सीखने को मिलेगा। फोटोग्राफी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ थ्योरी कम रहती है, प्रैक्टिकल ज़्यादा रहता है, सीखने को ज़्यादा रहता है, खुद की क्रिएटिविटी बहुत रहती है। और यदि आप इन सब पर ध्यान देते हैं तो एक बहुत बढ़िया फोटोग्राफर बन सकते हैं। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी कपिल परमार जी। और आपसे बात करते करते कब समय निकल गया हमें पता ही नहीं चला। जाते जाते रेडियो धूम सुन रहे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो अपना अनुभव यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आप क्लाइंट के ज़रूरत को समझें, उनको क्या चीज़ की नीड है आप उसको पूरा कीजिए। आप जब तक आप अपना काम समय पे करके नहीं देंगे तब तक आपका नाम नहीं होगा। और अगर आपने जो समय दिया है उस समय से पहले अगर आप काम करके देंगे ना तो आपका नाम होगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने। रेडियो धूम सुनने वाले सभी श्रोताओं से यही कहूँगा कि यहाँ बहुत सारी अलग अलग विषयों में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, अपनी बात कहने का एक जरिया मिलता है, तो रेडियो धूम ज़रूर सुने। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और ये बात बिल्कुल सच है कि हम जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखते हैं और अपने अंचल के लोगों को मौका देते हैं ताकि आप अपनी बात, अपनी राय जनता के बीच रख सकें। तो कपिल परमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो धूम के स्टूडियो में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए, मेरी बात लोगों के सामने रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये था आज का प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे मेहमान थे कपिल परमार। आप एक फोटोग्राफर हैं और हम आपसे बता दें कि आज के प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा दीपक का। इसका संचालन किया आपके दोस्त आरजे राघव ने और प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे के प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर शुक्ला। तो साथियों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए अनुमति, मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में। मगर आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी।